मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के पुराने कद्दावर और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रखर नेता गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, अब मैं आपकी दुखती रग पे उंगली डालता हूँ। एक समय ऐसा आया जब आपने आडवाणी जी को मुख कह दिया, वाजपेयी जी को मुखौटा कह दिया। क्यों कह दिया? ये एक अखबार में छपी भानु प्रताप शुक्ल के लेख में 1997 6 अक्टूबर का ये अखबार है, जिसमें ये कहा गया कि गोविंदाचार्य महामंत्री वो जब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारियों के समक्ष बातचीत में मुखौटा उन्हें कहते हैं तो उस पार्टी के अनुशासन का क्या होगा, ये विषय था। मैंने तुरंत उसका खंडन दे दिया, ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी खंडन दे दिया, फिर अटल जी के पास भी हमने खंडन भेज दिया और उसी महीने 30 अक्टूबर 1997 को अटल जी आडवाणी जी हमसे बात होकर इस विषय की पूरी भरपाई हो गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ये 98 में सत्ता में आए हैं। अच्छा, मैं 98 में फिर महामंत्री बनाया गया, इसलिए उस मुखौटे विवाद की असलियत तो कुछ और, इसका सत्ता से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। और अटल जी हमारे रिश्ते फिर समान से ही थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। और 2000 में मैंने छुट्टी ली है, तब तक तो मैं महामंत्री ही था। लेकिन लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी ने आपको इसके लिए माफ किया ही नहीं कभी। देखिए, मैं दूसरी बात बताता हूँ। बातचीत हुई थी, अटल जी को बताया था कि टेप है, तो हमको सुदर्शन जी ने फोन किया कि भैया टेप है। उनका कि हाथ कंगन को आरसी किया, मेरे बचाव का इससे बड़ा सबूत क्या होगा, आप ही सुन लीजिए टेप। मैं दावा करता हूं कि अटल जी ही नहीं, किसी भी केंद्रीय नेता के खिलाफ मुखौटा ही नहीं, कोई भी अपमानास्पद शब्द हमने प्रयुक्त किया हो, आप हमें फोन कर दीजिए। मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं कहूंगा, पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। तो सुदर्शन जी ने यही बात अटल जी को कही और कहीं कैसेट तो था ही नहीं, मिला भी नहीं, और बातचीत 30 अक्टूबर को हो गई अक्टूबर में। इसी बीच के सुदर्शन जी की बातचीत थी 6 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच की। मुझे मालूम है कि आप लगातार सफाई देते रहे, लेकिन लोग ये बताते हैं कि वाजपेयी ने आपकी सफाई पर कभी यकीन नहीं किया। अब हम वहम और उम्र का तो हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं था। तो ये सच है ना? क्या? नहीं, मुझे नहीं वाजपेयी जी के मन में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। 97 से लेकर 2000 तक मैंने पार्टी का काम किया है महामंत्री के नाते, मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ। हाँ, मतांतर हुए होंगे कि राम प्रकाश गुप्ता को होना चाहिए या नहीं, या राजनाथ जी को बनना चाहिए या नहीं, ऐसे कई विषय आए होंगे। और कल्याण सिंह बीजेपी में आ गए, आपकी शिष्या, राजनीतिक शिष्या उमा भारती भी आ गई, आप क्यों नहीं लौट जाते हैं? उमा जी की राजनीति सारी वो ही तय करती हैं, मैं उनके प्रति बहुत आदर श्रद्धा रखता हूँ। अब तय करती होंगी, एक दौर में तो आपने उनको राजनीति की ट्रेनिंग दी। ऐसा लोगों को वही इम्प्रेशन है, सच्चाई ये नहीं है। आदमी अपने अपने तय बढ़ता है। जैसे लोग मानते हैं कि सुशील मोदी आदि को मैंने बनाया या बढ़ाया, ये सब सत्यांश, थोड़ी बहुत बातें। तो कल्याण सिंह जी आ गए होंगे, तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ भैया कि किसी आशा निराशा, अपेक्षा उपेक्षा या शिकवा शिकायत के तहत मैंने पार्टी से अपने को अलग नहीं किया। मैंने तो कुछ और इस सब के दायरे के बाहर और ऊपर कुछ काम करने के इरादे से पार्टी की सदस्यता नहीं लेने का निर्णय किया है। तो आज पार्टी का क्या होता है, इससे मैं अपने निर्णय में क्यों बदल करूं? व्यक्ति से बड़ा दल होता है, लोग कहते हैं। तो अगर गोविंदाचार्य के व्यक्तित्व का, कृतित्व का, उनकी सोच का, उनके विचारों का, उनके अध्ययन का फायदा अगर बीजेपी को मिल सकता है, तो गोविंदाचार्य वो देने में क्यों हिचकिचाते हैं? इसलिए आपने आधा कहा व्यक्ति से बड़ा दल, और एक है पक्ष उसका, व्यक्ति से बड़ा दल लेकिन दल से बड़ा देश। आज देश की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दलीय सत्ता राजनीति पर बाहर से राजनीतिक सुधार, चुनाव सुधार का दबाव लाना जरूरी है। दलों की स्थितियां तो इतनी खराब हो चुकी हैं कि आर्थिक हैसियत बढ़ाना, सामाजिक रुतबा बढ़ाना राजनीति में आने का मकसद सा बनता जा रहा है। चापलूसी, चालाकी, तिकड़म, साजिश कार्य पद्धति का हिस्सा बन गया है। तो चाल चरित्र चेहरा जो है वो अब चापलूसी, चालाकी और तिकड़म हो गया। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मोटे तौर पर सभी पार्टियों का हो गया है। भाजपा भी उसमें अपवाद नहीं है। और जो लोग एक तरफ आप इन दोनों पार्टियों की राजनीति को खारिज करते हैं, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दूसरी तरफ आप उसी तरह का जो है एक मोर्चा बनाकर उसको चुनाव में लड़ाकर ना उसी तरह का नहीं, लेकिन चुनाव तो उसको लड़ाना चाहते हैं ना। उसमें भी निश्चित पद्धति होगी ना भैया। जैसे
लोक सत्ता पार्टी का तरीका देखिए कि बूथ लेवल कार्यकर्ता प्रत्याशी चुनेंगे, हाईकमान या चुनाव समिति चुनाव नहीं करेगी कैंडिडेट का। एक ये फर्क हुआ। दूसरा, जो भी पैसा लेंगे वो व्हाइट मनी चेक से लेंगे, हम नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। उसी प्रकार तीसरा, हम जीवन शुचिता, साधन शुचिता के न्यूनतम मापदंडों का पालन करेंगे। अब ये कुछ बातें हो गई और इस पर से आगे दबाव भी हम डालेंगे चुनाव आयोग पर। तो खुद धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, शराब, पैसा न बांटते हुए और लोग भी ना बांट सकें, इसका इंतजाम करेंगे। आपको नहीं लगता ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये आदर्श निश्चित रूप से देश में अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन आप लोगों की जो ये सोच है, ये विचार है, ये रास्ता है, वो कहीं से अति वामपंथी पार्टियों की तरह ही नकार खाने में धरती की आवाज बनकर रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी आदर्श जब तक लागू नहीं हो पाता तब तक हवाई कल्पना ही उसको माना जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं आपको दूसरा बताता हूँ। आप देख लीजिए, राजू शेट्टी है कोल्हापुर से सांसद, वो उसका स्वाभिमानी किसान संगठन से जीता है। वो 1000 रुपया किसानों से लेना और केवल किसानों से लेना, और उसी आधार पर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, प्रभावी सांसद है और किसानों के मसले पर सबसे ज्यादा मुखर आदमी आज राजू शेट्टी है। अब देखिए बच्चू भाई कड़ू अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा रक्तदान कराता है, एमएलए जीत कराता है निर्दलीय। अब देखिए, दल दलाल दौलत हथियार लोकतंत्र के दुश्मन 4, इसी नारे के सहयोग से ओम प्रकाश यादव जीता सीवान से। ऐसे और लोग भी हैं। समाज में इसकी बहुत मांग है और बहुत समर्थन मिलेगा, केवल साहस पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। गोविंदाचार्य जी, लोग कहते हैं कि आपने जो है आडवाणी की रथ यात्रा की पूरी स्कीम तैयार की थी, मंदिर के मुद्दे पर उस तरह की रथ यात्रा की स्कीम तैयार करना जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता था, आपने तैयार की। क्यों इस तरह की स्कीम आपने बनाई? मेरा अभी भी विश्वास है जी कि उस यात्रा के कारण सांप्रदायिक तनाव नहीं बने। वो यात्रा तो शुद्ध पॉलिटिकल यात्रा थी, जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक चली, बीच में दिल्ली रुकी थी। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने जो जगह जगह पर नारे लगाए, जिसके बारे में अटल जी ने बहुत आग्रह पूर्वक कहा कि शक्ति नहीं भक्ति का विषय है राम जन्मभूमि। इस बात को सभी संगठनों के लोग अपने कैडर में नीचे नहीं उतार पाए। अच्छा, ये मेरा ख्याल है। जो कुछ भी तनाव बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, सेक्युलर कहने वाली पार्टियों की अल्पसंख्यक वोट परस्ती, उन्होंने माइनॉरिटिज्म इन पॉलिटिक्स ने इस तनाव को बढ़ाया है। मैं इन अल्पसंख्यक वोट बटोरू क्षुद्र राजनीतिक, तो जब आप बहुसंख्यकों की वोट पॉलिटिक्स करेंगे तो अल्पसंख्यकों की वोट पॉलिटिक्स करने वाले भी तो लामबंद होंगे, अपनी सवाल वोट खेलेंगे। बहुसंख्यक वोट का सवाल ही उल्टा था। हमको तो राम मंदिर से राम राज्य की ओर जाना था। और 91 के चुनाव में जब हम विपक्ष में आए थे, उसके बाद ही तय हो गया था कि हम राम राज्य के सारे पॉलिसीज की व्याख्या शुरू करें। लेकिन मैंने जैसा कहा, कई दूसरे लोग थे जिन्होंने इसमें राजनीतिक दल के नाते से फंक्शन होने की बजाय अंत में सन 92 का 6 दिसंबर घट गया। फिर तो ना कुछ और बात रही, फिर बात और ही कुछ दिशा। आप लोग लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में रहे, कई सारे आंदोलनों को देखा, उसको आगे बढ़ाया, समर्थन दिया, रैलियां की, सभाएं की, यात्राएं की, सब कुछ आप लोग पहले से करते रहे थे। आप लोगों को यकीन नहीं था कि जब आप एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर इस तरह की यात्रा निकालेंगे तो आप जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। इसमें 2-3 बातें थी जी। वहां जो लोग थे वो तो संयमी तब भी थे, गड़बड़ी कहाँ हुई? जब 4 दिसंबर को निर्णय आना था, उसको मुलतवी कर दिया गया 11। ये है वो मूल बिंदु। अच्छा। जिसके कारण संगठन का नियंत्रण कारसेवकों पर से उठ गया। और उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए केंद्रीय सरकार भी दोषी थी और न्यायपालिका की टालमटोल की नीति उसमें दोषी थी। संवेदनहीन नौकरशाह के इसमें दोष था और अल्पसंख्यक वोट बटोरू राजनीतिक लोगों ने जो टेंशन्स खड़े किए थे, ये उसमें था। लेकिन इसमें जो गैर जिम्मेदार नारे लगा रहे थे आंदोलन के अंतर्गत भी कहीं कहीं छिटपुट, वो भी इसमें दोषी है। गोविंदाचार्य जी, आप दल से बड़ा देश मानते हैं, देश के लिए आपने बड़ी बड़ी बातें की, सुलझी बातें की, आपकी कई बातों से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाना उचित होता? ठीक, मस्जिद रहती
तो जो आप कहते हो बिल्कुल ठीक था। मस्जिद वो थी ही नहीं, कंट्रोवर्सी थी, लेकिन एक ढांचा तो था। ढांचा, इसलिए मैं फिर कहता हूँ ढांचा था, तो ढांचे को रिलीजियस सैंक्शन कहाँ है वहां? इसलिए मैं तो मानता हूँ कि वो मंदिर तोड़ने की बात नहीं थी। तो ढांचा टूट गया, उसके लिए आपको मलाल नहीं है? वो ढांचा तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं, क्योंकि वो अनावश्यक ही, जैसे यहाँ पर ही मान लो कोई मस्सा आ गया, हम मुस्सा को हटा दें, जैसे मलाल होगा क्या? क्योंकि आप समझ के चलिए कि 1937 से कोई नमाज वहां पढ़ी नहीं जाती थी, और सीधा सीधा इस्लाम मत का भी कहना है दूसरे के पूजा स्थल को तोड़कर नहीं बनाई जा सकती मस्जिद। ये सारी वो नापाक जगह होती है, इसलिए इसमें मुस्लिम जन भावना के को तो घायल होने ये का सारी सवाल दलीलें लगातार दी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। आपकी दलील भी वही है, वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए ना? मंदिर ही था और मंदिर ही आगे बनेगा, मंदिर ही बनेगा। हाँ, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कई लोग जिस तरह की बातें करते हैं कि वहां पर न मंदिर बने न मस्जिद बने, अभी आप बिहार के जिन बच्चों के लिए रोए, जिनके लिए आपकी आंखों में आंसू आए, कुछ ऐसा हो जाए कि उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बन जाए, कोई ऐसा हो जाए कि गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त अस्पताल बन जाए, तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं? मैं फिर ये मानता हूँ भूखे का धर्म है रोटी, है बिल्कुल ठीक है जी जी, लेकिन केवल रोटी से मनुष्य नहीं जी सकता, ये भी सत्य है, क्योंकि वो जानवर नहीं मनुष्य है। इसलिए राम और रोटी दोनों चाहिए। पहली चीज है रोटी, इसमें इनकार ही नहीं है, लेकिन हर मंदिर को भोजनालय ही बना दिया जाए कोई जरूरी नहीं है। भोजनालय के लिए भी जगह हो सकते हैं। इसलिए अगर मैं संवेदनशील होता हूँ बिहार के बच्चों के प्रति, वो भी मेरी ऐसी ही जेन्युइन निष्ठा है। जो निष्ठा मेरी ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? स्वाभाविक है। और ये हठधर्मिता है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की। मैं गवाह हूं, मैं उस पर पार्टिसिपेंट हूं। इतनी बार मैंने 1990 के दौरान इतने विकल्पों पर बातचीत की थी कि ढांचा भी रह जाए और मंदिर भी बन जाए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि ढांचे को हम कंप्यूटर सिस्टम से दूसरी जगह पर हम ट्रांसफर कर दें, स्थानांतरण हो जाए। आपको भैया स्थान प्रिय है, हमको जमीन प्रिय है। आपके स्थान को हम ठीक ढंग से वहां रख देते हैं। आप तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। स्थान का आपको महत्व नहीं, खुदा सब जगह है। तो दोनों पक्षों की हठधर्मिता से ये तो तय है। मैं इसमें कहाँ इस हठधर्मिता को कहूंगा, आप बताइए ना। एक मैंने रास्ता बताया, अच्छा ठीक है ढांचा भी रहे आपका, तो हमको शहाबुद्दीन साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो ये नहीं चाहेंगे, जहां खुदा है वहां ही रहेगा। अच्छा देखो हम उसको ढक देते हैं, भावना का सवाल है, न तोड़ेंगे। हम फ्लाईओवर सरीखा बना देते हैं, फिर ऊपर मंदिर बना लेते हैं। कहा कि नहीं आकाश से सीधा संबंध होना चाहिए। उनका अच्छा ठीक है, हम भुइयां तले सबवे बना लेते हैं, वही कहो जाए ना ना वो भी ठीक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। अच्छा तो आपने 3 विकल्प दिए थे। 3 विकल्प, या तो उसको आप शिफ्ट कर लीजिए, हाँ, जैसे मिस्र में किया, पिरामिड्स का किया गया है, कंप्यूटर से संभव, या आप इसके ऊपर फ्लाईओवर की तरह एक मंदिर बना दीजिए, नीचे मस्जिद रहे, ऊपर मंदिर रहे, या फिर नीचे बना लीजिए मंदिर और ऊपर मस्जिद। कुछ भी तरीके बहुत से हैं, मैंने कहा उस पर आप तय तो करिए। ये सारे विकल्प आप लोगों ने दिए थे, हम उसके गवाह हैं, प्रत्यक्ष पार्टिसिपेंट थे। हमको उसका अनुभव है। जावेद हबीबी थे हमारे मुस्लिम कन्वेंशन वाले, कई लोग सहमत थे, लेकिन जिद्दी आ गए थे, हम क्या करें। ऑर्डिनेंस भी इसी बात के लिए आया, भैया हम कह रहे वहां पहले मंदिर था, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं था। ठीक है चलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर ले, खनन से पता लग जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से 143 के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट में हम एक सिंगल पॉइंट उनसे रेफरेंस ले लें ना, भैया वो सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा तब बताइए, तो यही चलेगा जो चला, क्या करें। तो एक ढांचे पर जरूरत से ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई। जरूरत से कोनो मतलब नहीं था उसके लिए। मैं मानता हूं 6 दिसंबर के कारण थे अल्पसंख्यक वोट बटोरू राजनीति, तन संवेदनहीन नौकरशाही, टालम टोल की न्यायपालिका की नीति, और एक पहलू था कि संघ के जो मंच पर लीडर्स थे उन्होंने वहां की भावनाओं को ठीक ढंग से समझने में असमर्थ रहे। कैडर डायनामिक्स और मास मूवमेंट की डायनामिक्स में जो फर्क होता है उसको भांपने में उस दिन मंचस्थ लोग असफल। तो इतना तो आप मानेंगे ना गोविंदाचार्य जी, सारी चीजों के बावजूद कि वो ढांचा टूटना नहीं चाहिए था।
ना टूटता और मंदिर बन जाता तो बहुत अच्छा होता, ये मानते ही हूँ। और मैं उस दिन मद्रास में था 6 दिसंबर को, हमको तमिलनाडु में भेजा था ना पार्टी के काम में। हमने 2 दिसंबर को फोन किसी तरह से, उस समय मोबाइल होता नहीं था, ट्रंक कॉल से कहलवाया कि भैया इतना बड़ा भीड़ रखोगे तो जहमत में पड़ जाओगे, 10-10 हजार अगल बगल के 9 जिलों में बांट दीजिए और 25-30 हजार दबाव बनाने के लिए केवल रहे अयोध्या में, और 11 तारीख के निर्णय का इंतजार कर लीजिए। आप निर्णय का इंतजार भी करना चाहते हैं और सांकेतिक कार सेवा भी चाहते हैं, होबे न करेगा। हसब ठठाई फुलाई व गालू, ये दोनों चीज नहीं होने वाला, एक साथ नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए आप 25,000 लोगों को रखिए वहीं, 6,000 आपके रक्षक हैं ढांचे के, स्वयंसेवा रक्षक, सुशील मोदी भी था वही में रक्षा करने वालों में। तो भैया ये सब लोग रहे, ठीक है, हम तो मद्रास में बैठल हैं, हमारा इतना ही कहना है कि भैया डिस्पर्स कर दीजिए, नहीं तो उस कमोशन को सामूहिक जो भावना है वो फीड करेगी, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ठीक है, जो भी है 6 दिसंबर एक काला दिन तो था ना भारत के इतिहास में। मैं इसको न कलंक का दिवस मानता हूँ, न मैं उसको शौर्य दिवस मानता हूँ। विश्व हिंदू विश्वविद्यालय उसको शौर्य दिवस मानते हैं। अरे यार, इसमें कौन सा शौर्य? शौर्य दिवस अगर मानना ही है उनको तो भैया 30 अक्टूबर 1990 को मानो ना, जब मुलायम सिंह ने कहा था कोई परिंदा नहीं पर मार सकता, और सब रोकथाम कर लिया था, तब वो नौजवान चढ़ गए थे उस शिखर पर और झंडा लहराए थे। वो हुआ शौर्य दिवस जिसमें गोली खाए लोग मरे। उसको तो शौर्य दिवस नहीं मानना। और 6 दिसंबर जहां कोई था ही नहीं प्रतिरोध के लिए, और पुलिसवा भी जितना तो बहुत लद गया ढांचा ढहाने में, ये कौन सा शौर्य दिवस हुआ? नहीं तो कुछ चीजों पर बीएचपी और आरएसएस से आपके मतभेद हैं और आपकी अपनी अलग राय है। आजकल आप एक दूसरी मुहिम में जुटे हुए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दो। मैंने एक बार कहा है, हमने कहा है कि भैया नाक दबाने से ही मुंह खुलेगा। अच्छा, आप वहां का मनोविज्ञान समझिए। आप सद्भाव से बात करेंगे ना, वो इसको कमजोरी मानेंगे। आप ताकत के स्थान से बात करेंगे तो बराबरी पर लेंगे। लेकिन कितनी बार तो नाक दबाया, मुंह कहाँ खुला? कहाँ हुआ, कहाँ ही जब करना तब कुछ किया ही नहीं। जैसे 65 में नाक दबाया, 71 में नाक दबाया, जब हो गया ना 98 में नाक दबाया। उस समय बड़े लोगों के आधार पर छोड़ काहे दिया? मैं फिर कह रहा हूँ, उस समझौतों में ताशकंद समझौता था, शिमला समझौता था, उसमें और आगे युद्ध भूमि में हम जीत जाते हैं, कूटनीतिक स्थिति में हम हार जाते हैं। तो डिप्लोमेसी में हम हारे हैं दोनों बार, रणभूमि में तो जीते हैं। नहीं वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसी पॉलिसी पर तो आपके नेता वाजपेयी जी चले थे। परमाणु परीक्षण कर लिया, नाक दबाना था, सीमा पर जो है फौज तैनात कर दी थी, फिर वापस बुलाना पड़ा। लेकिन मुशर्रफ को जब बुलाया था तब क्या हुआ? तो मुशर्रफ को बुलाना उस समय तो असमय था, अनावश्यक, कुछ नहीं होने वाला था उससे। और मुशर्रफ को जब बुलाया तो उस समय कम से कम यार, तो जितनी देर नाक दबाए रखना चाहिए था उतनी देर तक नाक नहीं दबा पाए। और भी सप्लीमेंट्री एफर्ट्स हैं। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, जिसमें भारत पीछे रहा है, पैसिव डिप्लोमेसी करता रहा है। प्रोएक्टिव में मेरा अनुमान है कि जीए सिंध मूवमेंट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से काम किए जा सकते हैं जिसको नाक दबाने की क्रिया कहते हैं। जी। बहुत काम नहीं। तो पाकिस्तान के मामले में वाजपेयी जी की सरकार से भी गलतियां हुई। हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि और दृढ़ता की आवश्यकता थी, जो संभव थी। जब यहाँ पर पार्लियामेंट पर गोलीबारी हुई थी, आतंकवादी आए थे, पूरा विश्व का लोकमत इस बात के लिए तैयार था कि उस समय आप दबाव की राजनीति करते, वो भी छूट गया। इस वक्त क्या 5 कदम हो सकते हैं पाकिस्तान की नाक दबाने के और मुंह खुलवाने के? सबसे पहले तो जो वहां का मैंने कहा शत्रु राष्ट्र घोषित करना एक, और उसके बाद दुनिया भर के देशों को उनके खिलाफ गोलबंद करना, इसी आधार पर 2, और आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाना। उसके बाद घोषित करवाने के बाद हम प्रोएक्टिव होकर पीओके में स्थित उन अड्डों को स्वयं खत्म करें, अल्टीमेटम देने के बाद। ठीक। और उसके बाद जो भी इधर घुसपैठ की समस्याएं आती हैं उसमें नए तरीके ईजाद करें सीमा को बांधने के, जिसमें से एक आपको ध्यान में होगा, नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्क्लेव में सुझाव दिया था कि सोलर प्लेन्स लगाकर उसको घेरने की कोशिश करें। ऐसे ये 5 कदम हो सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन इन कदमों से आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये सारे कदम जो है बल प्रयोग वाले हैं? चाहे कूटनीतिक बल का इस्तेमाल हो या सामरिक बल का इस्तेमाल हो, सारे बल प्रयोग वाले कदम हैं। इनसे नफरत बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। आज ही कम नहीं है ये सब। नफरत और तनाव तो वहां के नेतृत्व में
भरपूर हैं जो केवल जम्मू कश्मीरी उनको पूरा थाली में दे भी दीजिएगा तो भी वो मानेंगे नहीं और आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक नक्शा है। तो बल प्रयोग करेंगे तो परमाणु हथियार का खतरा तो रहेगा ना, इस पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। और खतरा केवल हम ही को है ऐसा क्यों माने, उनका भी तो है। ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान को क्षति पहुंचेगी, ये रहेगा। इसलिए हम आत्मविश्वास पूर्वक तो सोचें। ये जब हम एक पोजीशन में आएंगे तब फिर प्रो पीपल डिप्लोमेसी परिणाम देगी। प्रो पीपल डिप्लोमेसी का वहीं से दबाव बनेगा। कौन सा समाधान हुआ जिसमें दोनों मुल्कों के लाखों लोग तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं? आप चुप रहेंगे तो भी आप कहां। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना ताकत के, बिना प्रिवेंटिव स्ट्रेंथ के आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते इस दुनिया में। इसलिए इस दुनिया में अपने अंदर अहिंसा और शांति का मंत्र होगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम जब होगा तो उस आधार पर नए नियम और मापदंड बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें स्ट्रॉन्ग नेशन की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है, और भारत अफोर्ड कर सकता है। गोविंदाचार्य जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं। क्या आप तैयार हैं? फाइनल कॉल आपसे लेता हूं। बात आपसे बहुत हो चुकी है, उन मसलों पर भी बात हो चुकी है, लेकिन अब मैं आपसे फाइनल कॉल लेना चाहता हूं, एक एक शब्द में हाँ या नहीं में। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? हाँ, नहीं है। नहीं है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? नहीं है। नहीं है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की अगर तुलना की जाए तो इन दोनों में बेहतर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन, नहीं दे सकता। दोनों एक जैसे हैं? इसमें बहुत कठिन, हाँ, ये मेरे लिए दिक्कत है। और दोनों ही अपने राज्यों में अच्छी सरकार नहीं चला रहे हैं? सरकारों में बहुत कमियां हैं। दोनों ही के राज्यों में आम आदमी की उपेक्षा हो रही है। आम आदमी की उपेक्षा, आम आदमी पीछे जा रहा है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आडवाणी ही मौजूदा परिस्थितियों में यूपीए और एनडीए सबको मिलाकर, लेफ्ट वेफ्ट जितने लोग हैं सबको मिलाकर आडवाणी ही सबसे योग्य उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के? नहीं, मैंने तो एनडीए के बारे में कहा जी। यूपीए के बारे में सोचेंगे तो ए.के. एंटनी का नाम मैं ले सकता हूँ। तो आडवाणी और ए.के. एंटनी में दोनों में कौन बेहतर है इस पद के लिए? इस पद के लिए? हाँ। आज की स्थिति में आडवाणी जी। आडवाणी जी, मतलब आडवाणी जी सारे दलों को मिलाकर भी सबसे बेहतर है। ठीक है। और क्या अन्ना को आरएसएस की बैकिंग है? नहीं। आप आरएसएस के स्वयं सेवक हैं? मैं हूं। हाँ, आप बता सकते हैं। नहीं, मेरा समर्थन रहता है, मेरे संगठनों का समर्थन रहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंडिविजुअल स्वयंसेवक समर्थन करते हैं। एज ऑर्गेनाइजेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ के हर आंदोलन को समर्थन है संघ का। चलिए ठीक है, अगर आरएसएस की बैकिंग नहीं है तो क्या इतना मानेंगे आप कि अन्ना आरएसएस से प्रेरित है? ना 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 ना, अन्ना तो गांधी से प्रेरित है। आरएसएस से सिंपैथी रखते हैं अन्ना? ऐसा भी मुझे कभी नहीं लगा। प्रेरित नहीं है, सिंपैथी रखते हैं? मुझे नहीं लगा। नहीं ना। ज्यादा भ्रष्ट कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है, बीजेपी ज्यादा दिखता है भ्रष्ट। या फिर कोबर छोट कहत अपराधी? दिल से बोलिए। हम तो इस विषय में कांग्रेस का मुकाबला अभी भाजपा नहीं कर पा रही। ठीक है, यानी कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है। बिहार में सुशासन है या कुशासन है? मैं दोनों मानता हूं। कोई मामले में, कुछ मामले में सुशासन, अधिक मामले में कुशासन। अधिक मामले में कुशासन है तो कुशासन हुआ ना, फिर मान लिया जाए कुशासन है बिहार में। और क्या आप बीजेपी में कभी नहीं लौटेंगे? आप? हाँ, कभी नहीं लौटेंगे। आडवाणी जी कहेंगे तो भी नहीं लौटेंगे? हाँ, कह चुके, उन्होंने कई लोगों से कहलवाया। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि आप आडवाणी जी को इतना सपोर्ट कर ही इसलिए रहे हैं कि बीजेपी में आपकी सम्मानजनक वापसी हो सके। बीजेपी तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा। मैं संतुष्ट हूँ, अपने काम में समाधानित हूँ बिल्कुल। बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सवाल ही नहीं होता। तो अंतिम सांस तक अब आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? हाँ, दुनिया से जाएंगे तो बीजेपी के झंडे में लिपट कर नहीं जाएंगे? ना, वो तो सवाल ही नहीं उठता। गोविंदाचार्य जी, आप मुहामुही में आए, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए। बहुत चीजों से मैं भी सहमत हुआ, मुझे लगता है लोग भी सहमत होंगे, और कई सवाल भी लोगों के मन में खड़े हो गए होंगे। आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूब अच्छा लगा। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।